नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों का चार्ट एक साथ डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि कुछ ऐसा महादशा बदलने वाली है यदि पुरुष जातक के चार्ट में, और उसी के लगभग महिला जातक के चार्ट में भी महादशा बदल रही है। बहुत बढ़िया। तो फिर जैसे हम बोलते हैं ना, अर्धांगिनी माने आधा उनका आधा आधा शेयर होता है, तो ये फिर बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये योगों से अलग हटकर है, माने हम योग पर विचार तो करते ही हैं, दशा पैटर्न, दशा का जो ऑर्डर मिला है अपने को, ये भी एक बड़ा माने ये भाग्य का ही विषय है। कई दफा ऐसा होता है हमारे जीवन में जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है जिस ग्रह की, उसकी महादशा हमें जीवन में सही समय पर मिल ही नहीं पाई। मान लीजिए आई उसकी महादशा 80 साल के लगभग, तो वो भी एक माने ये योगों के साथ साथ अपने दशा ऑर्डर को भी समझना जरूरी है। तो जो अभी हमने स्टडी के लिए ये दो चार्ट लिए हैं, ये पुरुष जातक है, ये महिला जातक है, हस्बैंड वाइफ, और भाग्य से इनके चार्ट में अच्छे राजयोग धन योग तो बने ही हैं। और ये जो दशाओं का क्रम इनको जो मिला है, दशाओं का क्रम भी लगभग एक वर्ष के भीतर भीतर, माने एक वर्ष का अंतराल है। जैसे ही पुरुष जातक को मान लीजिए केतु की दशा लगी थी, लगभग उन्हीं दिनों पर महिला जातक को भी केतु की महादशा लग गई। अब जब पुरुष जातक की केतु की दशा डिपार्चर की ओर है, अब आप जानते हैं विंशोत्तरी महादशा में केतु के बाद शुक्र महादशा आती है, और सबसे लंबी महादशा, माने अगर शुक्र हमारे चार्ट में उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, अच्छे कॉम्बिनेशन में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, किसी अच्छे राजयोग धन योग में इन्वॉल्व है, तो आप जानते हैं विंशोत्तरी में 20 वर्ग माने 20 वर्ष तय किए गए हैं। ठीक हो गया। तो शुक्र वैसे गोचर में भी बड़ा ज्यादा अलग अलग भावों में जब देखते हैं तो वही ग्रह है जो गोचर में भी ज्यादातर भावों में शुभ फल देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि शुक्र का बली होना बहुत ही बड़ा लाभ हो जाएगा। और शुक्र क्योंकि पति पत्नी के संबंधों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, तो शुक्र इनको आ रहा है अभी, हस्बैंड को आ रहा है, और लगभग उसे माने एक वर्ष के भीतर भीतर धर्म पत्नी को, महिला जातक को शुक्र लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों की जो चार्ट की दिशा है महादशा की, वो बहुत एक ही करीब करीब एक जैसा है। तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिर डबल हम कह सकते हैं, दुगना लाभ देने वाला कहा जा सकता है। थोड़ा अगर यहां समझें तो देखिए, कर्क लग्न का चार्ट है और लग्नेश शुक्र के साथ लक्ष्मी त्रिकोण बोलते हैं, पंचम भाव, लग्न और नवम भाव को। ठीक हो गया। तो और ये आरूढ़ लग्न भी है नवम भाव, तो नवम से नवम अगर देखें, माने अगर आरूढ़ लग्न से देखते तो वो भी लक्ष्मी त्रिकोण प्लेसमेंट समझ में आता। माने जब कोई व्यक्ति को ज्यादा पहचान मिल जाती है तो फिर आरूढ़ लग्न का विचार करते हैं। और ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि पंचम भाव फैन फॉलोइंग का होता है, जानने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो और आरूढ़ लग्न खास करके सेलिब्रिटीज के लिए देखा जाता है, जब जानने वालों की संख्या बढ़ जाती है, माने राजनीति दृष्टि से सेलिब्रिटी, फिल्म आइकन कोई है, तो फिर हम पांचवा भाव और आरूढ़ लग्न। तो आप देख रहे आरूढ़ भी लक्ष्मी त्रिकोण आ रहा है, और इससे जो अगली महादशा आने वाली है, माने तत्काल में अभी वर्तमान में इनको केतु की महादशा चल रही है और डिपार्चर की ओर है, और शुक्र अगले ऑर्डर में आएंगे। तो जो भी इनके संबंधित प्रश्न है वो भी काफी हद तक आने वाली महादशा से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। अब शुक्र इनका पांचवें भाव में बैठा है, तो ये ऐसा कुछ इनकी इच्छा है, माने ये कुछ बातें हमने गुप्त रखी हुई हैं। इनका मेडिकल लाइन में इनका पेशा है और अच्छा वर्चस्व है, और राजनीति में ऐसा प्रवेश करने की दिशा में ये अग्रसर हैं। तो पांचवा भाव जानने वालों की संख्या बढ़ा देता है। ठीक हो गया, बहुत अधिक लोग जानने लग जाते हैं।
और इनका जो इनके भवन के बाहर अलग अलग प्रकार के बड़े वाहन और बहुत माने भव्यता और बढ़ जाएगी एंट्रेंस में, जो इनका एंट्रेंस होगा। क्योंकि देखिए तुला राशि इनके चौथे भाव को रिप्रेजेंट कर रही है। चौथे भाव में इनके 4 मुख्य ग्रह बैठे हुए हैं और शुक्र का ऑब्जेक्टिव इच्छा पूर्ति भी है, ठीक हो गया। और अगर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो वो 7वां भाव यानी स्पाउस माने जो इनका इंटरनल मैटर है, व्यक्तिगत जो जीवन में होती हैं चीजें, उनको हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो चंद्र कुंडली से ऑब्जेक्टिव बनता है 7वां भाव, ठीक हो गया। माने शुक्र का ऑब्जेक्टिव होगा 7वें भाव को कंप्लीट करना है। 7वां भाव यानी पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस, और वो कहां से पूर्ण होता दिखाई देगा? स्वयं अपने आप से पूर्ण होता दिखाई देगा। तो कुछ ऐसा ही इन्होंने विचार भी किया है कि कुछ धर्म पत्नी के नाम से कुछ ऐसा व्यापार अनुबंध में अगर बढ़ा जाए तो कैसा रहेगा। और कुछ मेडिकल लाइन से ही धर्म पत्नी का भी संबंध है। इनके नवमांश में भी चंद्रमा जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है और मेडिकल लाइन में ऐसा कुछ दिशा निर्देशन जैसा काम, बिकॉज पंचम भाव में चंद्रमा यानी मन लगता है तो व्यक्ति एक मेंटर, एक टीचिंग लाइन जैसा काम कर सकता है। तो चंद्रमा वहां बैठा हुआ है। हालांकि मेडिकल लाइन वालों को नीच के चंद्रमा का दोष नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च, अंडरग्राउंड, ये सब चीजों में उनका कार्य क्षेत्र ही वैसा रहता है। और आप देख रहे हैं राशि स्वामी मंगल भी 6th हाउस यानी रोग रिपु ऋण भाव में चला गया है। और स्कॉर्पियो का सेकेंडरी लॉर्ड केतु भी इसी भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये अच्छा माना जाएगा, कोई इसमें माना बुरा नहीं माना जाएगा। और धर्म पत्नी की यदि बात करते हैं तो देख रहे हैं आप लग्नेश नवम भाव, नवम भाव यानी भाग्य स्थान और हायर एजुकेशन, लंबी यात्रा, और ये लक्ष्मी त्रिकोण है तो कम एफर्ट में हमें ज्यादा देने का काम करता है लक्ष्मी त्रिकोण। अभी दोनों को ही केतु की महादशा लगी हुई है। तो केतु में जैसे अगर धर्म पत्नी की बात करें तो ऐसा लग रहा है हम केवल अभी लगाने पर बात कर रहे हैं, माने पैसा लगा रहे हैं, अभी उससे कुछ रिटर्न जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। 12वां भाव हम इसको लॉस भी बोलते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। लॉस तब बन जाता है जब 12वें भाव में बैठे ग्रह, 12वें भाव का स्वामी ग्रह कमजोर स्थिति में, और इन्वेस्टमेंट तब बन जाता है जैसे सामान्यतः केतु को अग्नि तत्व राशियों में, जल तत्व राशियों में अच्छा परिणाम देते देखा गया। लेकिन फिर भी मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जैसी इनकी अभिलाषा, आकांक्षा है कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे एक अच्छा लाभ मिले, उससे एक स्थिरता है, उससे हमारा बैंक बैलेंस दिखाई दे समाज में, उसके लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। जब तक शुक्र की महादशा, शुक्र की सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिगर नहीं होती है, तब तक इनको अपना स्थायी जो माने हमारा जो धन भाव का प्रभाव, क्योंकि शुक्र इनके चार्ट में धनेश है और नवमेश है और वो नवम भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो दोनों के ही चार्ट में वो लक्ष्मी त्रिकोण से ही काम कर रहा है। माने हस्बैंड के चार्ट में शुक्र 5वें भाव में बैठकर जो आने वाली महादशा है, वाइफ के चार्ट में शुक्र नवम भाव में बैठकर कार्य कर रहा है। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि चंद माने शुक्र एग्जीक्यूट कर रहा है हस्बैंड के चार्ट में वृश्चिक राशि, उससे ठीक सप्तम वृषभ राशि, माने जो इंडिकेशन अपने को हस्बैंड चार्ट में मिल रहा है वैसा ही कुछ वाइफ के चार्ट में यदि होता दिखाई दे रहा है तो बहुत बहुत ही बढ़िया महादशा रहने वाली है। माने वृषभ चंद्रमा से 7वें भाव में पड़ रहा है, 7वां भाव पार्टनर का होता है, तो पार्टनर को शुक्र की महादशा लग रही है और वृषभ में बैठकर ही लग रही है। ज़ोडिएक भौचक्र का धन भाव माना जाता है, ठीक हो गया। और हस्बैंड के चार्ट में वृषभ इनके आय भाव माने रूटीन इनकम को बताएगा, वाइफ के चार्ट में वो इनके धन भाव को बता रहा है, ठीक हो गया। शुक्र का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुख्य रूप से जब भी कोई महादशा आने वाली होती है अपने को क्या क्या ध्यान करना होता है, प्लैनेट का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कहां से उसको
फुलफिल कराएगा, माने ग्रह का क्या काम है और वो कहां बैठकर उस काम को संपन्न कर रहा है। तो आप देख रहे हैं हस्बैंड के चार्ट में काम क्या है, चौथा भाव, और एक बार फिर से उसको क्लियर करके हस्बैंड के चार्ट को यदि देखते हैं तो प्लैनेट जो अगला आने वाला है शुक्र, उसका काम है चौथा भाव और 11वां भाव। ठीक हो गया। कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, माने लग्न का माने सोसाइटी में क्या दिखाई देगा, शुक्र पंचम से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो करना क्या है ग्रह को, चौथा भाव, चौथा भाव यानी इनका जो भवन सुख है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। भवन में राजाओं का आना जाना और बढ़ जाएगा। रात्रि अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ इनका, इनका दिवा अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ। आप समझते हैं सूर्य का किसी भी प्रकार से दशम भाव के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बहुत बढ़िया बताया जाता है स्टेटस में। जिस प्रकार भगवान राम का दोपहर 12 बजे के आसपास जन्म हुआ, दोपहर 12 बजे जन्म हुआ, तो दशम भाव में सूर्य, ठीक हो गया। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ तो चौथे भाव, तो चौथे भाव में जब सूर्य बैठेगा तो फिर वो दशम भाव को देखेगा। तो एक प्रकार से एक जैसे हम कह सकते हैं अपने घर में ही एक ऑफिस जैसा खोलना, और राजनीतिक परिदृश्य भी जो अभी तक थोड़ा सा धुंधला है वो क्लियर हो जाएगा शुक्र के महादशा आते आते। यानी शुक्र का ऑब्जेक्टिव है, जो चार चार ग्रह यहां बैठकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक हो गया, उनका डिपॉजिटर, उनको स्थान देने वाला कौन है, शुक्र है, ठीक हो गया। और इनको अभी भी पब्लिक सेक्टर में ये माने गवर्नमेंट जॉब इनको है। सूर्य का प्रताप, सूर्य आपको लग सकता है कि सर डेबिलिटेटेड है, और मैंने कई बार पहले भी बताया है, मेरी अपनी दृष्टि से कोई ग्रह उच्च का है और कोई ग्रह नीच का होकर नीच भंग करवा लेता है, तो व्यक्ति को ज्यादा अच्छा अनुभव, व्यक्ति को ज्यादा सुखद एहसास तब होता है जब व्यक्ति का कोई ग्रह नीच होकर नीच भंग में आ रहा है। मैं अच्छी तरह समझिएगा, सुख की परिभाषा क्या है जो हम उपनिषदों में ग्रंथों में पढ़ते हैं। सुख और दुख का अनुभव व्यक्ति तभी करता है जो तुलनात्मक दृष्टि, माने पहले मुझे उसका सुख नहीं मिल रहा था, अचानक मिल गया, बहुत ज्यादा मैं अपने आप को सुखी महसूस करूंगा। शुरू से ही मैं अपने आप को सुखी मानता आया हूं, तो वो एक माने एक सडननेस जैसा नहीं आएगा कि मुझे बहुत बड़ा सुख मिल गया। तो ये जो ग्रह डेबिलिटेटेड है, माने सूर्य पैतृक लाभ, पिता पूर्वजों के लाभ को भी बताता है, तो सूर्य डेबिलिटेटेड नीच का है, और ये इनके दूसरे भाव का भी स्वामी है। तो पैतृक संपत्ति में अड़चन देने के बाद भी, क्योंकि सूर्य लग्न से केंद्र में आ जाता है और शनि उच्च के साथ बैठा है, तो नीचभंग हो जाता है। तो इनके इन काम करने वाले, इनके नीचे जो वर्कर है, उनके कारण सूर्य का नीचत्व समाप्त हो रहा है। तो कोई ऐसी माने इनके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की टीम इनका बहुत बढ़िया सहयोग करेगी, और इनको इनकी पैतृक संपदा का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। आप सर्वष्टक वर्ग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्वष्टक वर्ग में दूसरा भाव एक्सीलेंट, माने दूसरे भाव और ग्रह द्वितीय भाव को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सर्वष्टक वर्ग 40 बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग माना जाएगा इनको, और ये भी संभावना प्रबल है कि अब इनको केतु में जब गुरु आएगा तो ये प्रोफेशनली कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजी सीखें और आगे सिखाने का भी योग बनता है, ठीक हो गया। दूसरा भाव बहुत अच्छा है, बताने वाली बातें, ठीक हो गया। तो इसलिए ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि ग्रह का नीच होना, ग्रह का डेबिलिटेटेड होना क्या होता है, और ग्रह नीच होकर भी अच्छा फल कैसे दे देता है। भाई ग्रह का नीच होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर राशि उसको कम समझ में आती है। तुला राशि बैलेंसिंग राशि है, व्यापार के लिए अच्छा मानते हैं। राजा तो आपको पता है, राजा तो संकोच करता है, राजा तो राज करने के लिए बना है। उसको इस प्रकार माने बिजनेस में जैसे होता है बिजनेस मीट, ऐसी नेगोशिएशन जो बिजनेस में होती है, राजा उसके लिए नहीं बना, वो तो आदेश देने के लिए बना, इसलिए थोड़ा संकुचित हो जाता है। लेकिन अगर उस हाउस का एनवायरमेंट दूसरे ग्रह
अच्छा बना रहे हैं तो फिर वो बल अर्जित कर लेता। माने शनि ने इस पूरे हाउस के बल को सुधार दिया, बिकॉज शनि आप जानते हैं तुला राशि में उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। और बाकी जो सूर्य के साथ बैठे ग्रह हैं जैसे बृहस्पति है और बुध है, उसके साथ सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। एक बात और ध्यान रखना है, सूर्य के बहुत नजदीक हो गया है बृहस्पति तो वो हम अस्त मानते हैं। इसी प्रकार से सूर्य के बहुत नजदीक हो गया है बुध, उसको भी हम अस्त मानते हैं। और अगले भाव में जाकर चंद्रमा भी अस्त हो गया है। तो ध्यान रखना है, जो मित्रवत होकर अस्त हो जाते इसका मतलब कि जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है लेकिन एक ही पार्टी एक ही विचारधारा से है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर के साथ बैठा है, एक ही पार्टी के दोनों लोग हैं, तो वो स्टेट मिनिस्टर अस्त हो गया है लेकिन उसके बल में कोई कमी नहीं आई है। वो अपने आप को उल्टा अच्छा मानता है कि कोई बात नहीं, मेरी विचारधारा का व्यक्ति है। तो वो चीज इसलिए आपको ध्यान रखना है, वहां पर अस्त होने का दोष नहीं माना जाएगा। ठीक हो गया? माने अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि के बल को, अपने मन प्रसन्नता को ये ज्यादा दिखाना नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा ये विषय है, मैं ये, तो अस्त है इसका। और वॉलेंट्री माने सहमति से, जब मित्रवत होकर कोई अस्त होता है तो ये जो विषय है दब रहे हैं तो व्यक्ति उसमें सहमति देता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने बुद्धि का प्रदर्शन करना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक्सपोज करूं उस चीज को। तो आप समझ रहे, वो पॉजिटिव एंगल है। मैं क्या सोचता हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये बातें मैं समाज में ज्यादा नहीं ऐसा करना चाहता हूं। आप समझ रहे, यहां अस्त होकर उसका बल आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो अपने ज्ञान का बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, आप खुद भी समझ सकते हैं, उसको हम एक सीमा के बाद उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते कि हर बात को वो प्रदर्शन करने तक ही सीमित रहता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि का अहंकार होने लग जाता है यदि बुद्ध पर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, चंद्रमा को रोकने वाला ना हो, तो व्यक्ति मेरे मन में क्या चल रहा है इस बात को बहुत ज्यादा सोसाइटी में एक्सप्रेस करने लग जाता है। ठीक हो गया? तो मन में क्या चल रहा है, मेरे मन की बात को वो समाज में सही साबित करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है कि मेरे मन में जो चल रहा है वो सही है। तो अभी चंद्रमा अस्त हो गया तो वो इस प्रकार के अटेम्प्ट जातक नहीं करेगा अपनी सहमति से। माने व्यक्ति की सहमति है इसमें कि अपने को वो स्टाइल पसंद ही नहीं। हाँ, शत्रुवत होकर जो अस्त होता है उसका दुष्परिणाम, जैसे शुक्र अस्त हुआ है तो थोड़ा कुछ माने शुरुआत में कुछ ऐसे मैच मेकिंग को लेकर इशू आ सकते हैं। और शुक्र बढ़िया रहे उसके लिए तो सबसे बढ़िया यही होता है। एक बात और समझना, अभी अस्त हो गया है वो तो समझ में आता है, अस्त होने का माने यहां पर अब शत्रुवत होकर जब अस्त होता है तो कुछ चीजें ऐसी है जो इनकी सहमति से नहीं है। माने वो शुक्र अभी डिम हो गया है, नहीं दिखना चाह रहे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि कुछ विषय दिखना चाहिए था समाज में, बट वो अभी डिम है। तो थोड़ा सा ये होता है कि भाई एक प्रकार से दो महिलाओं का अलग अलग विरोधाभास हो जाता है। चंद्रमा मां समान महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र पत्नी समान महिलाओं को रिप्रेजेंट, तो कुछ क्लैशेस हो सकते हैं पत्नी और माता के बीच में, उसको लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। तो शुक्र का अस्त होने का ये अर्थ। और दूसरा, आपके मस्तिष्क में ये वाला प्रश्न भी उठ सकता है, स्वाभाविक है, कि शुक्र 2 डिग्री 20 मिनट विशाखा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में बैठा है। ध्यान रखना है, जो विषम राशियां हैं, विषम राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहां पर अगर कोई ग्रह कम डिग्री का है उसको हम न्यूली बॉर्न बेबी की तरह देखते हैं, बाल्य अवस्था देखते हैं। और जो सम राशियां हैं माने 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां पर ठीक विपरीत देखना है। माने अगर कोई कम डिग्री का है उसको 30 माइनस करके वृद्धावस्था या मृतावस्था देखना है। तो शुक्र यहां सम राशि में है। ठीक हो गया? वृश्चिक एक सम राशि है, 2 डिग्री 20 मिनट। इसी प्रकार से चंद्रमा
देखा जाए तो पहला अटेम्प्ट ऐसा लगता है 0 डिग्री 43 मिनट है, लेकिन यहां पर सम राशि इस कारण इसको क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 माइनस करना है फिर अपने को, माने एक प्रकार से मृतावस्था, शुक्र एक प्रकार से मृतावस्था। तो इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना है, वृद्धावस्था मृतावस्था की जब बात करते हैं तो व्यक्ति का जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो ज्यादा तवज्जो देता है टुवार्ड मुक्ति, टुवार्ड मोक्षा, टुवार्ड एक्सपीरियंस्ड। माने अगर जैसे मैंने बोला, इनको शुक्र की जब महादशा चलेगी तो वो ऑब्जेक्टिव तो इनको करना ही है, 11वां भाव और चौथा भाव साथ साथ, क्योंकि ये मृतावस्था हो जाता है। तो मृतावस्था माने बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ऐसी चीजें व्यक्ति मोक्षा स्टडी, ऐसी चीजों की तरफ जाने पर विचार करता है। और एक चीज और हमने को ध्यान रखनी है कि शुक्र क्योंकि नेचुरल कारक है रिलेशनशिप का, तो जो स्पाउस से रिलेटेड चीजें होंगी इनके जीवन में, इनको ज्यादा आकर्षित करेंगी अगर इनके स्पाउस, इनकी धर्म पत्नी मोक्षा स्टडी, ज्यादा अनुभव, इस प्रकार की बात करें। मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शुक्र न्यूली बॉर्न बेबी डिग्रियों में आ जाते, ठीक हो गया, माने बाल डिग्रियों में आ जाते, अभी शिशु डिग्री में आ जाते, तो क्या इसका अर्थ क्या होता? और अगर शिशु की बजाय वो वृद्धावस्था या मृतावस्था, तो उसका अर्थ क्या होगा? अगर वो शिशु अवस्था में है तो अपने पार्टनर से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट, यानी जैसे बचकाना स्वभाव अगर पार्टनर का हो तो व्यक्ति उसको ज्यादा स्वीकार करता है, माने बाल हट के जैसा उसका पार्टनर। आपने देखा उम्र बढ़ने के बाद भी कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व बाल की तरह, बाल हट, बालकों के जैसा, हास्य विनोद करना, खिस्सू, बात बात पर हंसना, ऐसा एक्सपेक्ट करता है। और यदि वो बहुत ज्यादा माने वृद्धावस्था मृतावस्था में है तो व्यक्ति का जो पार्टनर, उसके प्रति वो ऐसा स्वभाव रखता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा मैच्योर बात करे, जो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति करता है, तो उससे वो ऐसी बात बात पर हंसना उसको थोड़ा कम रास में आता है। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, शुक्र को युवा हम मानते हैं, जैसे शनि महाराज को हम थोड़ा ज्यादा एज का मानते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है। लेकिन अलग अलग चार्ट, अलग अलग लग्न अपने अपने डिग्री अनुसार चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये अंतर भी आपको समझ में आया होगा कि शुक्र, ये मैंने कई बार कहते सुना है और चैनल में भी कई कमेंट करते हैं कि सर 0 डिग्री का है मेरा ग्रह, मेरा लग्नेश है, मेरा चंद्रमा है, तो फल नहीं देगा। ये तो वाक्य ही गलत है। फल क्यों नहीं देगा भाई? जब प्लैनेटरी मोशन में है, कोई ग्रह वहां है, वो फल बिल्कुल देगा, लेकिन उसका वे थोड़ा अलग प्रकार से होगा, केवल उसके स्टाइल को समझना है। ठीक हो गया? तो वो जैसे मैंने बता दिया कि अगर वो मृतावस्था में है तो व्यक्ति चाहता है कि कुछ, क्योंकि हम मृत्यु मोक्ष के सिनोनिम प्रायवाची की तरह देखते हैं, तो वो उस प्रकार जब व्यक्ति बर्ताव करता है, यानी 70+ 80+ होने के बाद व्यक्ति के अंदर जो चेंजेस होने लग जाते हैं कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 साल इनको अभी महादशा रहेगी, तो व्यक्ति इसमें चाहे कितना अर्जन करे, लेकिन मैंने बताया कि ये अपने दूसरे भाव को बड़ा महत्व देंगे। ठीक हो गया? आप समझ सकते हैं पार्टनर के चार्ट में तो खैर दूसरे भाव का ही ऑब्जेक्टिव है। दूसरा भाव यानी चल संपत्ति भी होता है और हमारा धार्मिक संवाद, आध्यात्मिक संवाद भी होता है, तो उस विषय को भी ये निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे। तो दोनों को, माने मुख्य विषय ये है, दोनों के चार्ट को मिलाकर देखना, हस्बैंड वाइफ के चार्ट को मिलाकर देखना, और अगर चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाए कि जो दशाएं हस्बैंड पति के चार्ट में आने वाली हैं, पतिदेव के चार्ट में आने वाली हैं, वही अर्धांगिनी पत्नी के चार्ट में भी आने वाली हैं, और दोनों ही लक्ष्मी त्रिकोण यानी कम एफर्ट में ज्यादा देने का काम करता है। और कुछ ऐसी बातें, माने यहां पर लाभ स्थान है ऑब्जेक्टिव प्लैनेट का, और यहां पर धन भाव उसका काम है, यहां पर फैन फॉलोइंग पंचम भाव की बात कर रहे हैं,
यहां पर भाग्य स्थान, पिता, पूर्वज बल, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये विचार अपने को जरूर करना। और ये आप हर माने बहुत पहलू ऐसे हैं अगर हम विचार करते रहेंगे निकलते ही रहेंगे, निकलते रहेंगे। जैसे मैंने बोला आरूढ़ लग्न यहां नवम आ रहा है, इनके बारे अगर विचार करेंगे तो इनका पंचम आ रहा है, क्योंकि देखिए यहां से नवम में बुध बैठा है। अभी बुध से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पंचम इनका आरूढ़ बन जाता है। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं लक्ष्मी त्रिकोण आरूढ़ बन रहा है। तो बहुत बहुत अधिक बल देने वाला है। शुक्र नेचुरल कारक होता है रिलेशनशिप का, स्पाउस का। तो अब जो अंतर इनको महसूस होगा वो बहुत बढ़िया होगा। पुराने अंतर की भी यदि हम कुछ चर्चा करना चाहें, बात करना चाहें, देखिए पुराना इनको केतु में इनके मामा पक्ष का इनको थोड़े खराब अनुभव रहे। कि केतु आप देख रहे हैं कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है। हालांकि मेडिकल लाइन वालों के लिए छठे भाव को इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, माने इनको अपने लिए डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल एडमिट होने जैसा नहीं करना पड़ा, इनको कुछ ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट्स भी नहीं आई, क्योंकि इनका संबंध मेडिकल प्रोफेशन से। अदरवाइज हम रेमेडी बताते हैं कि भाई अगर केतु एग्जीक्यूट कर रहा है तो थोड़ा सा ऐसा कोई अगर आसपास कोई ऐसे औषधालय हैं, डिस्पेंसरी हैं जहां आप जाकर थोड़ा मदद कर सकते हैं तो किया जा सकता है, या अपने घर में ही कोई ऐसे औषधि संबंधी विषयों के बारे में पढ़ा जाए या मेडिकल प्लांटेशन किया जाए। बट अब इनका तो प्रोफेशन ही मेडिकल लाइन से था, तो इनको अपने व्यक्तिगत रूप से तो बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी इनको मामा, और क्योंकि आप समझते हैं छठा भाव मामा मौसी का घर होता है, या कहीं माता का एक प्रकार से माता के भाई बहन उनके बारे में विचार किया जाता। तो तीसरे भाव के बारे में इनके मन में काफी ज्यादा आशंकाएं जाग गईं, और इनको अभी तक भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा, बिकॉज 6th हाउस लिटिगेशन होता है, मेरा संपत्ति का बल मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से होगा। चल संपत्ति का बल बहुत बढ़िया है, पार्टनर के हाउस में भी अच्छी स्थिति में है। और अब जो महादशा आने वाली है शुक्र की, शुक्र केतु और शुक्र में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। तो शुक्र का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जमीन जायदाद के लिए ही काम कर रहा है। माने ज़ोडिएक की 7वीं राशि लग्न से चौथा भाव बन गया है, और आय माने प्रॉफिट में इनका लाभ, रूटीन इनकम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो वो चीज समझ में आ रही है। ठीक हो गया। तो ये अंतर आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से पार्टनर के नाम से कुछ ऐसा व्यापार शुरू किया जाना है, शुरू करने वाले हैं। तो शुक्र की महादशा इनको अभी तक तो देखिए, मैंने जैसे बोला केतु में तो इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा हुआ, लेकिन जैसी मनोदशा, जैसी मन की इच्छा है, वैसे लाभ के लिए कि इनको भी एहसास हो जाए कि मेरे पास भी अच्छा खासा डिपॉजिट्स, मेरे बैंक बैलेंस है, तो उसके लिए अपने को शुक्र की महादशा तक इंतजार करना होगा। बाकी ठीक है, अलग अलग बहुत चीजें हैं। आप प्रश्न रखते हैं तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ज्योतिष तो अनंत है। आप चार्ट जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ शेष रह ही जाएगा। जैसे कई हमने धन योग के बारे में चर्चा नहीं की, कई राजयोग के बारे में चर्चा नहीं की। ऐसा भी प्रश्न आपके मन से निकल सकता है कि सर देखिए राहु केतु एक्सिस में सारे प्लैनेट रुके हुए हैं तो समस्याएं हो जाएंगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ थम जाता है, रुक जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसे करियर शुरुआत करने में थोड़ा सा क्या माने 2.5-3 साल इनको अच्छी मशक्कत करनी पड़ी। ठीक हो गया। तो वो चीज है। बाकी अगर ये ऐसा राहु केतु हम एक प्रकार से नाग के रूप में, सर्प के रूप में मानते हैं, और लग्न नक्षत्र इनका आश्लेषा है, और चंद्र नक्षत्र विशाखा है। तो विशाखा का तो वैदिक देवता हम मानते हैं एक प्रकार से विक्ट्री फायर। ठीक हो गया। इंद्राग्नि, जीत की अग्नि।
तो अग्नि करना घर में बहुत बढ़िया है। और आश्लेषा नक्षत्र का वैदिक देवता है वासुकी नाग, तो नागों की पूजा। धर्म पत्नी की भी चार्ट से यदि बात करते हैं तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तो वो भी अगर आप देवता देखेंगे अजय पाद, कुछ कुछ उसका जो निचला हिस्सा है वो सर्प के जैसा है, तो अजय पाद इनके वैदिक देवता हैं। तो सर्पों का के लिए कुछ ऐसा, या नागों के लिए कोई उनके सिंबल अच्छे रखें और रुद्राभिषेक करा देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनको जो ऐसा लगता है कभी कभी बैक बाइटिंग या छुपे हुए शत्रु परेशान करते हैं, वो चीज़ें चली जाएंगी। शैया सुख भी बढ़ जाएगा। 12वां भाव जो बता रहा है, 12वां भाव इनका 12वां भाव लॉसेस का होता है। 12वां भाव दूसरा हमारे बारे क्या बोलता है उसके बारे होता है, और हमारा पैसा कहाँ लग रहा है उसके बारे में होता है। 5वां भाव भी इनका सर्वष्टक वर्ग में कम है, तो इनको कभी भी ऐसे ही वर्चुअल करेंसी, ओपन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और स्टमक भी कुछ ऐसा अपसेट रह सकता है। तो माता और धर्मपत्नी में यदि अच्छा संवाद रहे, बनता रहे विचार, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ 5वें भाव से संबंधित ठीक रहेंगी फिर। और बाकी तो जैसे मैंने बोला ज्योतिष अनंत है, चलते ही आप निकालते रहिए कोई ना कोई राजयोग धनयोग के बारे, चीज़ें निकलती रहेंगी। आप लोगों का सहयोग सदा रहा है, शुरू से रहा है, और हम ही कई दफ़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप लोग शुरू से ही, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप में भी कमेंट्स मिलते हैं, चैनल में भी आते हैं कि सर आप अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। तो मैं बड़ी विनम्रता से बात को कहता हूं कि जब हरी इच्छा होगी, जब भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर शुरू करेंगे। अभी के लिए कुछ किसी कारणों से हम, क्योंकि देखिए कोर्स का मतलब फिर ऐसा है कि आपको वो दिया जाए जो मेरी दृष्टि से बेस्ट हो, ऐसे ही कोई कोर्स देने का फ़ायदा नहीं। तो हम को पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई बनता है कि जहाँ रेगुलरिटी आ जाए, क्योंकि आप समझते हैं ये किसी को सिखाना सबसे मेहनत का कार्य होता है। और यदि हम किसी विषय में पूरी तरह सही हैं, हमने और भी कई अलग अलग रेफरेंस ले लिए हैं, उसके बाद ही हम दूसरे को सिखाएं, तो मेरा यही हर प्रकार से रहता है कि अगर मैं आपको कोई ऑनलाइन कोर्स में अगर समय दे रहा हूं, तो पहली चीज़ तो फिर मैं अलग अलग, मैं कहीं अगर जाना चाहता हूँ फिर मैं नहीं जा सकता। एक प्रकार से वो बंधन कह लें आप उसको, या रेगुलरिटी कह लें। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हम कोर्स में एनरोल होने के बाद या किसी को एनरोल करने के बाद अगर कहीं कोई हमें जैसे वाराणसी जाना है या कहीं और की यात्रा करनी है, तो फिर वो थोड़ा बंधन हो जाता है। तो अभी वर्तमान परिस्थितियां तो वैसी अभी नहीं बन पा रही, लेकिन हम जिस प्रकार से भी होगा हम आपको निश्चित रूप से ऐसा कुछ ना कुछ तो बनाएंगे जहां आपको भी आपके प्रश्नों का निदान लाइव आकर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।